दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है G7 और G7 सुर्खियों में है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने कनाडा पहुंचे। G7 क्यों भारत की मौजूदगी को मजबूती से देखता है, G7 कैसे तैयार हुआ और कैसे ट्रंप G7 के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। विस्तार में जाएं तो G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 ये दुनिया के वो 7 ताकतवर और विकसित देशों का समूह है जो कि पूरी दुनिया पर राज करता है। इन 7 देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा शामिल है। इसकी शुरुआत हुई थी 1975 में जब वैश्विक आर्थिक संकट पर चर्चा के लिए इन देशों ने पहली बार साथ बैठने का फैसला किया था। G7 का जो मकसद था, जो इस ग्रुप का मकसद था, वो था वैश्विक अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, तकनीकी विकास, वैश्विक सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता। इन्हीं उद्देश्यों के साथ ये ग्रुप बनकर तैयार हुआ था। भारत G7 का परमानेंट मेंबर नहीं है, यानी स्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों से अगर आप देखिए तो भारत को लगातार स्पेशल इनवाइट्स के जरिए इस समिट में बुलाया जाता है और यही वो बताता है कि दुनिया भारत को अब सिर्फ उभरती शक्ति नहीं देखती बल्कि रणनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करके बराबरी का मानती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस का दौरा पूरा कर चुके हैं और कनाडा में आयोजित होने वाले ग्रुप 7 यानी G7 के शिखर सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने 2 हफ्ते पहले ही यह न्योता भेजा था। इस बार 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का यह सम्मेलन कनाडा के अल्बर्टा में है। 15 से 17 जून तक ये आयोजित है। कनाडा ने मेजबानी के तौर पर 6 अन्य सदस्यों को अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और ब्रिटेन को न्योता भेजा था। इसके अलावा 7 और प्रमुख राष्ट्र प्रमुखों को मेहमान के तौर पर बुलाया गया, जिसमें से कि भारत भी है। G7 की अगर बात करें तो इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल 1970 का दौर था जब पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था तेल के बढ़ते दामों की वजह से मुश्किल में थी। करने वाले देशों के संगठन यानी ओपेक देश जो थे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोल निर्यातक देशों का जो संगठन था वो मनमानी बहुत ज्यादा कर रहा था, जिसके बरक्स ये तैयारी की गई कि G7 का भी समूह बनेगा। ओपेक की तरफ से तेल के निर्यात पर लगी पाबंदियों का असर ऐसा हुआ कि तब अमेरिका के वित्त मंत्री जॉर्ज शुल्ज ने एक बैठक बुलाई और पहली बैठक में 6 देश इकट्ठा हुए और आर्थिक संकटों से निपटने की चर्चा हुई। फैसला यह हुआ कि 1 साल बाद फिर से ये 6 देश मिलेंगे। यूरोपीय आयोग यानी ईसी के अध्यक्ष को भी G7 की बैठकों के लिए आमंत्रित किया गया है। सामूहिक तौर पर यूरोप G7 का हिस्सा नहीं बना है। G7 के गठन के बाद से ही इसके सदस्य देशों ने कई सारी पहल शुरू की। शुरुआत में यह संगठन सिर्फ वैश्विक आर्थिक मामलों पर चर्चा करने और फैसले लेने के लिए बना था। हालांकि समय के साथ G7 की विदेश नीति और अलग अलग वैश्विक संकटों को लेकर भी प्रतिक्रिया देना शुरू हो गया था। आतंकवाद के खिलाफ बड़े कदम उठाने से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवाधिकार और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर देशों के बीच सहयोग शुरू हुआ और G7 मजबूत होता चला गया। G7 के नाम एक बड़ी उपलब्धि भी है। 1997 से जुड़ी हुई ये उपलब्धि है। यूक्रेन में स्थित चर्नोबिल परमाणु संयंत्र में आपदा के वक्त इसके प्रभावों से निपटने के लिए $30 करोड़ की मदद का फैसला हुआ था और ये रिकॉर्ड G7 देशों के नाम ही गया। इसके बाद साल 2002 के सम्मेलन में G7 ने एड्स, टीबी और मलेरिया से निपटने के लिए सहयोग किया। इसी की बदौलत एक वैश्विक फंड की स्थापना हुई जिसने बीते सालों में दुनिया भर में इन बीमारियों से निपटने के लिए $60 अरब मुहैया कराए, जिसके जरिए 5.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकी। 2015 में G7 की तरफ से ग्लोबल अपोलो प्रोग्राम की शुरुआत हुई, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोकने और स्वच्छ ऊर्जा पर रिसर्च को बढ़ावा देने की सहमति बनी। इस कार्यक्रम के तहत विकसित देशों के जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए अपने जीडीपी का कुछ हिस्सा खर्च में देना हुआ, जिसके बाद से इसका फायदा विश्व भर को मिला। G7 ने जबरदस्त विरोध झेलते हुए भी अपने सम्मेलनों के एजेंडे को रिलीज करना शुरू किया। उनके जो कार्यक्रम के एजेंडा थे वो सामने आने लगे। पूरी दुनिया में इन बैठकों में होने वाले फैसलों को लेकर पहले से तैयारी हो सके, इसलिए ये पहले बताया जाने लगा। इन सब के बावजूद अधिकतर देश G7 को एक बंद समूह की तरह देखते रहे हैं और वैश्विक सहयोग के खिलाफ इसे मानते रहे हैं। साल 2000 के बाद से ही लगभग हर G7 सम्मेलन को लेकर मेजबान देश में कई संगठन प्रदर्शन भी करते हैं, रैलियां आयोजित करते हैं और इस मंच में आमंत्रित सदस्य और मेहमान देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भी
जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ता है। साल 2017 में डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद से G7 के सदस्य देशों के बीच कुछ विवाद भी देखने मिले। दरअसल ट्रंप ने पदभार संभालने के बाद अमेरिका को 2015 के पेरिस जलवायु सम्मेलन या समझौते से अलग कर लिया था, जबकि G7 के अहम एजेंडाज में से ये एक था। दूसरी तरफ ट्रंप ने जर्मनी से व्यापार के मामले में अमेरिका को घाटा देने के मुद्दे पर उसकी चांसलर एंजेलिना मर्केल पर निशाना साधा था और यह भी कहा था कि जर्मनी की कारों का आयात अमेरिका में रोक देंगे। ट्रंप लगातार मुश्किलें पैदा कर रहे थे G7 के तमाम देशों के लिए। ट्रंप के आने के बाद से इस G7 के समूह पर थोड़ी परेशानियों के बादल दिखने लगे थे, तो इसलिए G7 के देशों को ट्रंप की तरफ से दी गई बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। अब वापस लौटते हैं अपने देश पर। हम बात करते हैं भारत की। भारत, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, कि स्थायी सदस्य तो नहीं है, लेकिन भारत की मजबूती और भारत की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि लगातार G7 की बैठक में भारत को गेस्ट के तौर पर भारत के राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया जा रहा है। भारत को बड़े ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखने का इससे मौका भी मिल जाता है, क्योंकि यह बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच है। दूसरी एक बड़ी अहमियत यह भी हो जाती है G7 की हमारे लिए कि G7 देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत और निवेश के रास्ते खुल जाते हैं। तीसरी बड़ी बात भारत के लिहाज से यह है कि भारत जलवायु परिवर्तन और डिजिटल इनोवेशन जैसे मुद्दे पर अपनी भूमिका मजबूती से रखता है। वैश्विक नेतृत्व है, भारत वैश्विक दक्षिण की आवाज बनकर उभरा है, यानी विकासशील देशों की ओर से बोलने वाला देश सिर्फ एक भारत दिखाई पड़ता है यहां पर। इसका फायदा भी हमें मिलता है। अगर थोड़ा इतिहास खंगालें तो भारत सिर्फ G7 सम्मेलन में ही नहीं, G8 सम्मेलन के समय भी इसका हिस्सा था। भारत को पहली बार G8 के लिए 2003 में फ्रांस ने न्योता भेजा था। तब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने फ्रांस के इवियन लेस बेंस में G8 में हिस्सा लिया था, यानी G8 के इस समूह में हिस्सा लिया था, इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। इसके बाद 2005 से लेकर 2009 तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और 2019 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री मोदी भी G8 के सम्मेलन का हिस्सा बनते हैं। हडसन इंस्टीट्यूट कहता है कि बीते कई सालों से जिस हिसाब से भारत G7 के करीब पहुंचा है, यानी G7 के सदस्य देशों के करीब है, लगभग वो स्थायी सदस्य जैसा ही बन चुका है। इसकी बड़ी वजह यह है कि भारत का वैश्विक स्तर पर बढ़ता प्रभाव, अर्थव्यवस्था, विश्व के प्रति उठाई जाने वाली जिम्मेदारियां, ये सब भारत बखूबी कर रहा है। इन सब के अलावा देखा जाए तो रक्षा खर्च में अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। भारत की GDP बीते दिनों तेजी से बढ़ी है। फ्रांस, इटली, कनाडा ये सब पीछे रह चुके हैं। इतना ही नहीं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और G7 भारत को हर बार बुलाना इसी लिहाज से चाहता है। इस संस्था ने चीन के ऊपर भारत को तरजीह दिए जाने की वजह भी इसे बताई है, क्योंकि कहा यह भी गया कि भारत और चीन दोनों ही तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन दोनों के लिए G7 समूह के सदस्यों का रवैया बिल्कुल अलग है। जहां चीन वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की कदर नहीं करता, वहीं भारत अपनी जिम्मेदारी समझता है और इसे निभाता है, जिसका कि G7 के तमाम जो सदस्य हैं सम्मान करते हैं। G7 मंच पर भारत की मौजूदगी सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, एक संकेत है कि आने वाले समय में दुनिया के फैसलों में बड़ी भूमिका निभाने के लिए सिर्फ और सिर्फ तैयार है तो भारत। G7 का पूरा मामला और भारत के लिए इसका महत्व अगर आप समझिए तो भारत को इस ग्रुप की स्थायी सदस्यता मिलती है या नहीं, ये एक अलग बात होगी, लेकिन G7 के तमाम सदस्य भारत को स्थायी सदस्य की तरह ही ट्रीट करते हैं। कनाडा में G7 समूह की बैठक की तैयारियां शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और निश्चित तौर पर G7 समूह से नए रास्ते, नई मंजिलें जरूर वैश्विक मंच के लिए निकलेंगी, खुलेंगी। इसी लिहाज से G7 का स्थायी सदस्य न होते हुए भी भारत इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।